पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्यों देश के लोग उनका साथ देते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में देश तेज गति से विकास कर रहा है और देश के लोगों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाने में आगे रहते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। वो अब तक कई आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अपने एक भी आरोप को वो साबित नहीं कर पाए हैं। राफेल डील पर आरोप लगाकर राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ गई। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में तब यू टर्न ले लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने आरोपों के पक्ष में सबूत देने के लिए कहा, जिस पर राहुल ने कह दिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार भी लगी। जज साहब ने ये तक कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये नहीं कहते। वहीं वोट चोरी के आरोप पर भी राहुल गांधी ने तब चुप्पी साध ली जब चुनाव आयोग ने हलफनामा देने के लिए कहा। अगर राहुल गांधी के पास वोट चोरी को लेकर सबूत है तो उन्होंने हलफनामा क्यों नहीं दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के नेताओं ने चैलेंज दिया कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न जाकर राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का बजट पेश किया, जिसकी पीएम मोदी सहित एनडीए के नेताओं ने खूब तारीफ की। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई मुद्दों पर सरकार का रुख साफ किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी जवाब दिया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि देश में युवाओं के पास नौकरी नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट हो रही है। इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किस कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने इस बजट में जिन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ा है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसके लिए हम उन छोटे और मीडियम इंटरप्राइजेस, टेक्सटाइल, लेदर, ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए, किसानों और वेन्यू एडिशन, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग अलग स्कीम लाए हैं। दर्शकों, विपक्ष के लोग बजट पर लाख सवाल उठाएं, लेकिन आप दर्शक अगर इस बजट से खुश हैं तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। राहुल ने कहा कि निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में है, हमारी अर्थव्यवस्था को जो वैश्विक झटका मिला है उसे नजरअंदाज किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। दर्शकों, राहुल गांधी जो भी आरोप लगाएं, लेकिन ये बजट मोदी सरकार का पहला ऐसा बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार हुआ है और 3 प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है। आर्थिक विकास को तेज और स्थिर रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र तक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करना। ये बजट स्पष्ट रूप से विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला है, जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, बायोफार्मा और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की घोषणा हुई है, वहीं टूरिज्म, खेल और दुर्लभ खनिजों जैसे उभरते सेक्टरों को नई गति देने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और विपक्ष के लोग बजट पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पॉलिटिकली आप बुराई करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, प्लीज करें। हालांकि अगर आप वे फैक्ट्स देना चाहते हैं जिन पर आप अपनी बात रख सकते हैं तो मैं उसे सुनने और उसका जवाब देने को तैयार हूं। हम आम छोटे लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बाहर आने वाली किसी भी वॉलेटिलिटी की वजह से अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव का सामना न करना पड़े। तो देखा आपने कैसे वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को साफ चुनौती दी है कि फैक्ट है तो सामने रखे, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ना करे। कांग्रेस के लोग वीबी राम जी कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने मनरेगा बचाओ मोर्चे के कार्यक्रम में कहा था कि ये नया कानून क्या है मुझे नहीं पता, राम जी पता नहीं क्या। दर्शकों, इस कानून का पूरा नाम वीबी राम जी है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे वीबी राम जी कहा था। वहीं एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा था कि वीबी राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। इस पर बीजेपी ने कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने कांग्रेस के हिंदू विरोधी मानसिकता
को बेनकाब कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी भगवान राम का नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए इस कानून को वीबी जी राम जी की जगह वीबी ग्राम जी कह रहे हैं। वहीं बजट सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में विकसित भारत जी राम जी कानून का जिक्र किया था, जिसके बाद विपक्ष ने बीच अभिभाषण में ही नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया था। विपक्षी पार्टियां भड़क गई और नारेबाजी करने लगी। राष्ट्रपति ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के इतना कहते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दर्शकों, राहुल गांधी को विकसित भारत जी राम जी कानून का नाम नहीं मालूम था। ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस कानून का सही नाम लेकर राहुल गांधी को ये बात बता दी कि मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून का नाम वीबी जी राम जी है, ना कि वीबी ग्राम जी। वहीं अब राहुल गांधी के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बीटिंग रिट्रीट समारोह 2026 में शामिल न होने पर सेना और संविधान से नफरत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद और देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बजाय थाईलैंड की ट्रिप को तरजीह देते हैं। पूनावाला ने दावा किया कि राहुल इससे पहले भी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह और 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से दूरी बना चुके हैं। पूनावाला ने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान की बातें तो करते हैं, लेकिन संविधान और सेना से जुड़े अहम कार्यक्रमों से गायब रहते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा सेना के लिए खून की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो सेना का अपमान है। बता दें कि गुरुवार की शाम को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की गई। विजय चौक पर आयोजित इस भव्य आयोजन में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत धुनों से माहौल को गर्मजोशी से सराबोर किया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। इनके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख एवं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी इस कार्यक्रम से गायब थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार ने महिला उद्यमिता, बचत, आसान लोन, टैक्स में राहत और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई अहम घोषणाएं की है। इस बजट का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना और देश की आर्थिक तरक्की में उनकी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई गई है। खास तौर पर स्वयं सहायता समूहों, महिला नेतृत्व वाले कारोबार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए फंड और सस्ती लोन सुविधाएं शुरू की गई है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड घोषित किया है, जो महिला उद्यमियों को सपोर्ट प्रदान करेगा। इससे छोटे और मध्यम स्तर के महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को विस्तार करने में मदद मिलेगी। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विजन को सामने रखते हुए इसे अपार अवसरों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लगातार बजट पेश करने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इस बजट से विपक्ष की नींद उड़ गई है। दर्शकों, केंद्रीय बजट 2026-27 को विपक्ष ने जुमलाबाजी बताया है। विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 11 सालों में कुछ नहीं किया है, तो इस बार क्या करेगी। वहीं इस बजट को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इस पर कल बोलेंगे। अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी संसद का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस बार के बजट में राहुल गांधी तत्काल कोई खामी नहीं ढूंढ पाए। अगर उन्हें बजट में कोई खामी नजर आती तो वो तुरंत बोलते, लेकिन राहुल गांधी ने बजट पर कल टिप्पणी देने की बात कही है। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि ये बजट देश के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि विपक्ष के नेता को बजट में खामियां ढूंढने के लिए होमवर्क करने की जरूरत पड़ रही है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि हमें बहुत कम डिटेल्स मिली, 3-4 हेडलाइंस थी, लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इंतजार कर रहे थे। वो कहाँ है? हम इसे केरल में चाहते थे। हमारे यहाँ आयुर्वेद की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना। हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने।
वो केरल हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम लिया, लेकिन केरल का नहीं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। शायद बजट डॉक्यूमेंट में और डिटेल्स हो, मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं है। स्पीच में बहुत कम डिटेल थी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को लेकर कहा है कि बजट में एक भी पैसा बंगाल को नहीं दिया गया। इस बजट से अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। इस बजट में केवल बोला गया कुछ भी नहीं है। 3 कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही है बजट में, ये पूरी तरह झूठ है। बजट दिशाहीन है। दर्शकों, अगले 2 से 3 महीने में बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में बंगाल को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। ऐसे में इस बार के बजट पर ममता बनर्जी का निशाना साधना लाजमी है। दर्शकों, बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव का ऐलान किया है। दर्शकों, पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2026 लागू किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। आयकर छिपाने पर अब जेल नहीं होगी। इस नए कानून के तहत इनकम टैक्स को 2 सरल श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे करदाताओं के लिए नियम बेहद आसान हो जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने टैक्स फॉर्म्स को भी सरल बनाने का वादा किया है, जिन्हें जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। वहीं नए एक्ट के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए विदेश यात्रा पर लगने वाले टीसीएस को 5 से 20% के स्लैब से घटाकर सीधे 2% कर दिया गया है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर टीडीएस दरों में कटौती की गई है, जिससे छात्रों और उनके परिजनों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि नए कानून के जरिए टैक्स चोरी को रोकना और अनुपालन को सरल बनाना। वहीं अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी रही, मगर अगले 48 घंटे में पार्टी को लेकर बड़े फैसले हो गए। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि एनसीपी के विलय की चर्चा पीछे छूट गई और विधायक दल ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम के लिए अपना नेता चुन लिया। वहीं बारामती में बैठे शरद पवार मुंबई में हो रहे फैसलों से अनजान रहे। बताया जाता है कि अति शीघ्रता से लिए गए फैसलों के पीछे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल हैं। फिर ये जानकारी भी सामने आई कि अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार डिप्टी सीएम बनने के बाद खाली होने वाली राज्यसभा सीट के लिए चुने जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार शाम शरद पवार ने परिवार के सदस्यों की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों धड़ों के विलय और नई सरकार में जिम्मेदारी पर चर्चा होनी थी। खबर के मुताबिक शरद पवार महायुति सरकार में अपने गुट के रोहित पवार समेत 2 विधायकों को मंत्री पद दिलाने के आकांक्षी थे। पवार फैमिली की बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके बेटे नहीं पहुंचे। वे सभी शनिवार मुंबई चले गए, जहां दोपहर बाद हुई एनसीपी विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नेता चुन लिया गया। वहीं बदलते घटनाक्रम पर शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने साफ किया कि 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय होना था, जो अब अधर में लटक गया है। उन्होंने बताया कि मुंबई में जो चल रहा है उसके बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई। फिर शरद पवार ने कहा कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उससे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे फैसले ले रहे हैं। वहीं शरद पवार ने स्वीकार किया कि दोनों ही एनसीपी के विलय की बातचीत पिछले 4 महीने से चल रही थी। उन्होंने कहा कि अजित पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो और मैं भी उनसे सहमत था। शरद पवार ने जैसे ही बयान दिया वैसे ही उनकी पार्टी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, राजेश टोपे सहित तमाम नेता विलय के समर्थन में बयानबाजी करने उतर गए। अब अजित पवार की पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार के हाथ में है। दोनों एनसीपी के विलय से संबंधित 17 जनवरी 2026 का वीडियो भी शनिवार सुबह सामने आया, जबकि अजित पवार के रहते ये वीडियो जारी नहीं किया गया था। दरअसल अजित पवार के निधन के बाद से ही शरद गुट के नेताओं ने पार्टी के विलय का राग छेड़ दिया। एकनाथ खड़से, जयंत पाटिल, रोहित पवार, हर्षवर्धन पाटिल और विधायक राजू मणिक राव समेत कई नेताओं ने इमोशनल कार्ड चलते हुए विलय की वकालत की। शरद पवार गुट के नेताओं ने विलय को अजित पवार की आखिरी इच्छा बताते हुए बयान दिए। वहीं शरद पवार ने कहा कि अजित पवार 12 फरवरी को एनसीपी के विलय की घोषणा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके निधन से ये प्रक्रिया बाधित हो गई। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी। खबर के मुताबिक शरद पवार के साथ पार्टी के विलय पर अजित गुट के नेता अभी सहमत नहीं है। कहा जा रहा है कि अजित गुट के नेता शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले से नाराज हैं। तो देखा आपने कैसे शरद पवार और उनके गुट के नेता एनसीपी के साथ विलय करके एनडीए में शामिल होना चाहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय में बीजेपी को बाधक बताया। संजय राउत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जीवित रहते ये गुट एक हो सकते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मृत शरीरों पर राजनीति करती है। अजित पवार के जीवित रहते उनका एक होना संभव था, लेकिन अब मुझे नहीं पता। मैं केवल बीजेपी के मामलों में घटी घटनाओं पर ही टिप्पणी कर रहा हूं। वहीं सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर संजय राउत ने उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पीएम मोदी से शुभकामनाएं मिली। धन्यवाद मोदी जी, अच्छा हुआ कि आपने वंशवाद के आरोपों और कीचड़ उछालने से खुद को आजाद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें